रात के तकरीबन 2 बजे वो घर में दाखिल हुआ तो बेसाख्ता ही इसकी निगाहें लॉन में पड़े हुए वजूद पे गईं। इस वक्त बहुत तेज बारिश बरस रही थी और लॉन में पड़े हुए वजूद को देख के मोइस की पेशानी पे बल नमूदार हुए। जल्दी से वो लॉन की तरफ गया। सामने मिनाहिल के पड़े हुए वजूद को देख के वो ठठक गया। मिनाहिल, मिनाहिल, क्या हुआ है तुम्हें? वो 1 हफ्ते के लिए कहकर गया था, मगर फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से वो रात के 2 बजे ही वापस आ गया। मगर मिनाहिल को यूं बेजान मुजस्मे की तरह लॉन में पड़े हुए देख के वो परेशान हो गया। जैसे ही इसने मिनाहिल को सीधा किया तो इसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा मार पिटाई के निशान बने हुए थे। मुकम्मल तौर पर वो भीगी हुई थी। लॉन में पड़े होने की वजह से इसके हाथों पे कीचड़ लगा हुआ था। वो जल्दी से इसे बाजुओं में उठाता हुआ कमरे की तरफ लेके आ गया। मिनाहिल, इसके होंठ बिल्कुल नीले पड़ चुके थे। इसकी हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू ना हो। बिल्कुल वो ठंडी पड़ रही थी। फौरन इसे लाके कमरे में इसे बेड पर लटाया। मिनाहिल इसके हाथों को सहलाने लगी। मिनाहिल, इसने फौरन से कमरे में हीटर ऑन कर दिया था। वो लॉन में उल्टी पड़ी हुई थी और अभी भी इसके चेहरे पे तकलीफ के आसार नुमाया थे। इसे कहाँ तकलीफ हो रही थी वो नहीं जानता था। इसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा मार पिटाई के निशान बने हुए थे। आहिस्तगी से इसे बाजुओं में उठाता हुआ इसे पीठ के दरमियान में किया तो बेसाख्ता इसकी निगाहें बेडशीट की तरफ गईं, जहां हल्के हल्के सुर्ख दाग लगे हुए थे। वो हैरान हुआ था इसकी कमर पे क्या कोई चोट लगी हुई थी। मिनाहिल, आंखें खोलो। अब की बार मिनाहिल की गाल को थपकने लगा था। मिनाहिल इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लेते हुए इसे थोड़ा साइड पे करती हुई इसकी कमर को देखने लगा, जहां अंगुष्ठ निशान बने हुए थे। इसके जख्मों से खून रस रहा था और ये सब कुछ क्या हुआ था वो नहीं जानता था। ये क्या हुआ है और इतना जुल्म इसके साथ किसने किया है? मिनाहिल, वो इसके हाथों को सहलाने लगा। इतनी ठंड में वो मुकम्मल तौर पर भीगी हुई थी। मिनाहिल, वो इसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। मिनाहिल, इसने बामुश्किल अपनी आंखें खोली और मुकाबिल शख्स को देखने लगी। इसके लब कपकपा रहे थे। फौरन इसे अपने सीने से लगा गया और इसके जिस्म पर बने हुए जख्मों को देखने लगा था। उठो ना मिनाहिल, चेंज करते हैं। उठो, मैं तुम्हें चेंज करवाता हूँ। वो नरमी से गोया हुआ अगले लम्हे वार्डरोब में इसके लिए अपना ही एक हल्का सा ट्राउज़र शर्ट निकाल के लाया। कमरे की लाइट ऑन करता इसके बेहोश वजूद पर वो चेंज करवाने लगा। अगले ही लम्हे इसने लाइट ऑन की। बस की कमर पे बने हुए जख्मों पे वो धीरे धीरे मरहम लगाने लगा। वो हल्की हल्की होश में आ रही थी, मगर तकलीफ के आसार इसके चेहरे पे वाज़िह हो रहे थे। इसकी सिसकी निकली और इसने बेडशीट को अपने हाथों में दबोच लिया। मुझे पेन हो रही है, वो बामुश्किल ये अल्फाज बोल पाई। मेरा बच्चा, कुछ भी नहीं होता, मैं हूं ना, मैं आ गया हूं ना तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं होता। वो इसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरते हुए बोला, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही और कहीं पेन हो रही है क्या? वो इस बात में सर हिलाने लगी। वो इसे देखने लगा। बताओ मुझे, कहाँ पेन हो रही है? वो नरमी से इससे पूछ रहा था। इसकी बात सुन के वो इसे बता भी नहीं पा रही थी। न जाने इसकी माँ ने इस पे कहाँ कहाँ जुल्म किए थे। आज पहली दफ़ा मोइज़ को अपनी माँ से इस कदर नफ़रत महसूस हुई थी। इस मासूम के साथ
इतना जुल्म किया था। वो आहिस्तगी से इसे लटाता, इसके जख्मों पे फिर से मरहम लगाने लगा, मगर इसकी तकलीफ से चीख निकली थी। न जाने इससे क्या हो गया था, इसके लब कपकपा रहे थे। वो सीधी होते हुए उठ के बैठ गई। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही। ये कपड़े, ये सब कुछ हटाओ मेरे ऊपर से, मैं मर रही हूँ। इसके कपकपाते हुए लबों को देखता हुआ इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर गया। हॉस्पिटल ले चलूं, डॉक्टर को बताना कहाँ पेन हो रही है, वो नरमी से बोला। इसकी बात सुन के वो नफ़ी में सर हिला गई। इसकी आंखें बंद होने लगी थीं। तकलीफ इसके चेहरे पे वाज़ह हो रही थी। अच्छा मेरा बच्चा, मुझे बताओ ना कहाँ पेन हो रही है। अगले लम्हे इसने जब बताया तो वो होंकों की तरह इसकी तरफ देखने लगा था। फौरन से इसके करीब हुआ। वहाँ पे मारा है क्या इन्होंने? वो इस बात में सर हिलाने लगी। वो मुकम्मल तौर पर लाल सुर्ख हो गई थी। इसकी आंखों में से अनगिनत आंसू बह जा रहे थे। क्या कह रही हो तुम? इसके चेहरे को हाथों के प्याले में भर लिया। वो तकलीफ में थी। ऐसे बाजों में उठाया तो नीचे बहुत ज़्यादा निशान बने हुए थे। इसके पाँव को देखने लगा, वहाँ पे भी ज़ख्म बने हुए थे और ये तशद्दुद था सरासर। इस पे इतना ज़्यादा तशद्दुद किया गया था। अगले लम्हे इसके ज़ख्म को देख के वो ठटक गया, क्योंकि इसकी माँ ने तो इसके नाजुक बाबा, आप क्या कह रहे हैं? मैं मिनाहिल के साथ कैसे शादी कर सकता हूँ? आपको पता है वो उम्र में मुझसे बहुत छोटी है। माना कि वो आपकी यतीम भांजी है, लेकिन मेरा दिमाग ख़राब नहीं हो गया कि इसके साथ शादी करूँगा। खुदा के लिए मेरे दिमाग में ऐसी फजूल बातें ना डालें। इसने सामने बैठे हुए अपने बाप की उम्र का लिहाज किए बगैर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा तो अगले ही लम्हे वली साहब उठे और ज़ोरदार तमाचा इसके मुंह पर रसीद किया। ये तो मुझसे किस अंदाज में बात कर रहे हो? वो चिल्लाते हुए बोले तो वो अपने बाबा के सामने निगाहें झुका गया था। अब की बार इसे एहसास हुआ था कि वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी से अपने बाबा से बात कर गया था। अगले लम्हे वो थोड़ा नरम पड़ा और कहने लगा, देखें बाबा, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। हम दोनों के दरमियान उम्रों का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं कैसे इसके साथ शादी कर सकता हूँ? प्लीज़ बाबा, आप बात को समझने की कोशिश करें। वो नरमी से इनको समझाने लगा। इनकी बात सुन के वो कहने लगे, देखो बेटा, वो मेरी बहन की बेटी है और इसने मरते हुए यही कहा था कि वो तुम्हारे साथ ही अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, और मैंने इससे वादा किया था कि मैं कैसे इस वादे से मुकर जाऊं। इस घर में तुम जानते हो तुम्हारी माँ को इससे कितनी नफरत है। अगर मैं कासिम के साथ इसकी शादी करवा भी दूं तो कासिम कभी इसे कबूल नहीं करेगा, मगर तुम समझदार हो, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ इसका निकाह करवाना चाहता हूँ। लेकिन बाबा जान, अगले लम्हे वो मज़ीद कुछ कहता, वली साहब कहने लगे, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा और तुम्हारा मेरा मरा हुआ मुंह देखना होगा तुम्हें। और ये सुन के वो और ज़्यादा परेशान हो गया। बाबा, आप ये गलत कर रहे हैं मेरे साथ। इसकी बात सुन के वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटा, मैं कुछ भी गलत नहीं करा, बल्कि मैं तुम्हें हकीकत बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हें हकीकत से आशना करवा रहा हूँ। वो नरमी से इसके कंधे को थपकते हुए बोले और वो हैरत से अपने बाबा जान की तरफ देखने लगा। वो बहुत ज़्यादा बेबस हो गया था। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। ठीक है बाबा, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बाद मुझे न्यूयॉर्क जाना है। इसके लिए आप मुझे नहीं रोकेंगे। इस वक्त आपके पास अपनी बात मनवाने का अच्छा मौका था। ठीक है, तुम अपनी मर्जी कर लेना और चले जाना। ये सुन के वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया था और इसने यही सोचा था कि न्यूयॉर्क से जब वापस आएगा तो आते ही वो मिनाहिल को तलाक दे देगा
और जब वो अपने कमरे में आया तो पीछे पीछे सानिया बेगम आ गईं। गुस्से में कहने लगीं, पागल हो गए हो क्या? कैसी फजूल बातें कर रहे हो? तुम मनूस के साथ शादी करोगे? इसने निगाहें उठा के अपनी माँ की तरफ देखा। मम्मा, ये आप किस अंदाज में बात कर रही हैं? माना कि इससे मैं शादी नहीं करना चाहता, लेकिन कम से कम आप ऐसे तो मत बोलें कि वो मनहूस है। मामा, ये हम फैसला करने वाले नहीं होते कि कौन मनहूस है और कौन नहीं। वो नरमी से अपनी माँ को समझाने लगा। देखो बेटा, इसकी माँ का कैरेक्टर कोई अच्छा नहीं था, ये बात तो सब लोग जानते हैं, लेकिन बेटा मैं इस लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती। मामा प्लीज, खुदा के लिए, किसका कैसा माजी है ये हम नहीं जान सकते। माना कि फूफो जाने भाग के शादी की थी, लेकिन हम कौन होते ये कहने वाले कि इनका कैरेक्टर अच्छा नहीं था। घर से भागने वाली लड़कियां बेशक अच्छी नहीं होती, मगर जरूरी नहीं होता कि वो कैरेक्टर की भी अच्छी ना हो। मामा, और जो मर जाते हैं ना, इनके बारे में ऐसे नहीं कहना चाहिए। तालिया बेगम को वो अच्छा खासा आईना दिखा चुका था। तालिया बेगम कहने लगी, अगर इससे शादी कर भी लोगे तो मैं कभी इसे अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। ये कहते हुए वो गुस्से में पैर पटकती अपने कमरे में आ गई। इन्हें गुस्से में कमरे में जाता हुआ देख के कासिम इनके पीछे आया और कहने लगा, मामा क्या हुआ है? इस लड़के का दिमाग खराब हो चुका है, इस मनूस के साथ निकाह करने के लिए तैयार हो गया है। और तुम्हारा बाप, इन्हें तो वैसे ही अपनी मरी हुई बहन पे कौन सा टूट के प्यार आया, जो इनसे वादा कर लिया था कि वो इसकी मनूस बेटी को अपनी बहू बनाएंगे। मामा आप परेशान मत हो, भाई ने बस वैसे कह दिया होगा, निकाह नहीं करेंगे, वो करने के लिए तैयार हैं। कल शाम को इन दोनों का निकाह है। ये सुन के कासिम का दिमाग घूम गया था। वो कहने लगा, ओह अच्छा ऐसी बात है, चले मम्मा टेंशन मत ले, मुझे यकीन है कि भाई इसे वैसे कभी कबूल नहीं करेंगे, इसे कभी भी बीवी वाला दर्जा नहीं देंगे, परेशान मत हो। वो मोइस के पहलू में दुल्हन बनी बैठी हुई थी, चेहरे पर बिल्कुल उदासी छाई हुई थी। वो चंचल मिजाज लड़की जो अपने माँ बाप के घर की इस कदर लाडली थी, यहाँ पे आके इसे लगता था कि इसके पास जीने की कोई वजह ही नहीं। अजीब सी इसकी जिंदगी हो गई थी। अचानक इसका निकाह इसके बड़े कज़न से हो रहा था। इसे तो सबसे ही बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होता था। जब से वो इस घर में आई थी, अजीब सा डर और खौफ इसके दिल में बैठा हुआ था। अजीब अजीब तरह के ताने इसे सुनने को मिलते थे। मौलवी साहब इससे निकाह के लिए पूछ रहे थे और वो अपनी ही सोचों में मगन थी। मोइस ने इसकी तरफ देखा, नरमी से कहने लगा, कबूल है बोलो। वो इसकी बात सुन के वो होश की दुनिया में वापस आई और निगाहें झुकाते हुए कहने लगी, कबूल है। इसकी आवाज़ बहुत बुरी तरह से कांप रही थी और मोइस इसके चेहरे को देखने लगा। निकाह के बाद सब ने मुबारकबाद दी। आहिस्ता आहिस्ता मेहमान चले गए, अब घर वाले बाकी बच गए थे। तालिया बेगम की आंखों में अभी भी इसके लिए नफरत ही थी। वो तो उठ के चली गई, कासिम भी चला गया। वली साहब कहने लगे, आज से ये तुम्हारे हवाले है, मैंने सादगी से निकाह करवाया है तो ये अब तुम्हारी बीवी है। ये कहते हुए वो भी वहां से चले गए और वह इसको देखने लगा जो अभी तक वहां पे उदासी से बैठी हुई थी। इसके बाजू से बहुत जोर से पकड़ा और इसे कमरे की तरफ ले जाने लगा। वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। मोइस, मुझे पेन हो रही है। वो डरते हुए अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करने लगी। इसे कमरे में लाया और गुस्से में कमरे का दरवाज़ा बंद करने लगा। मोइस, आप क्या कह रहे हैं? वो रोते हुए बोली। इसके चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत छाई हुई थी। मोइस ने खुद से 10 साल छोटी इस मासूम सी लड़की की तरफ देखा। अगले लम्हे उठ के इसके पास आया, इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया। परेशान मत हो, बिल्कुल भी। तुमने टेंशन नहीं लेनी कि बड़ी उम्र के लड़के के साथ तुम्हारी शादी हो गई है, ओके?
आए समझ? नरमी से इससे पूछने लगा। वो पीछे पीछे होने की कोशिश करने लगी। डरो नहीं, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मुहाफिज हूँ। और इसकी बात सुन के वो इसे पीछे कर गई थी। इसकी आंखों में बहुत शिद्दत से आंसू बहने लगे। अगले लम्हे इससे गुस्सा आया। खबरदार, जो तुमने रोने की कोशिश की, मेरे साथ भी जबरदस्ती हुई है। मैं भी कोई तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहता था, ना ही मैं तुम्हारे लिए मरा जा रहा था जो तुम यूं रोने चिल्लाने बैठ गई हो। वो इसके यूं गुस्से में चिल्लाने पे सहम गई थी। इसका दिल सूखे पत्ते की मानिंद लड़स रहा था। वो गुस्से में कमरे का दरवाजा बहुत जोर से बंद करता हुआ बाहर चला गया। वो अपने हाथों पे लगी हुई मेहंदी को देखने लगी। आईने के सामने आके अपने आप को देखने लगी। कांपता हुआ हाथ इसने अपने चेहरे पर रखा और हिचकियों के साथ रोने लगी। इतने में फिर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। इसने देखा तो सामने कासिम खड़ा हुआ था। एक एक कदम चलता हुआ इसके करीब आने लगा। इसकी थोड़ी से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर किया तो वो बिल्कुल सहम गई। आप ये क्या कर रहे हैं? वो घबराते हुए बोली। इसकी बात सुन के वो कहने लगा, क्या हुआ है? शौहर तुम्हारे साथ सुहागरात नहीं मनाएगा क्या? वो नरमी से गोया हुआ तो इसकी बात सुन के वो हिचकियों के साथ रोते हुए इसे खुद से दूर करने लगी। जाओ यहाँ से, वो गुस्से में बोली। इतने में कमरे का दरवाजा पीछे से खुला। कासिम को अपने कमरे में देख के मोइस कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोइस के लहजे में अच्छा खासा गुस्सा था। ये रो रही थी तो इसे खामोश करवाने आया था। मैं खामोश करवा लूंगा, जाओ तुम यहाँ से। इसे जाने का इशारा किया। वो खुद बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। इसके कहने पे तो कमरे से वो बाहर चला गया, मगर वो खूनख्वार निगाहों से मनाहिल को देख रहा था। मनाहिल रोते हुए कहने लगी, मैंने कौन सा जानबूझ के आपके साथ शादी की है? ये मामू जान का फैसला था। वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोली। इसकी बात सुन के वो अलमारी खोले अपने कपड़े पैक करने लगा था। न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, तुम्हारी मनहूस शक्ल देखना भी नहीं चाहता। वो बेसाख्ता ये कह गया था और ये आखिरी शख्स बच गया था जिसने अभी तक इसे मनहूस नहीं बोला था। बेसाखी में वो भी इसे मनहूस कहने लगा और अगले दिन सुबह की फ्लाइट से वो न्यूयॉर्क चला गया। सुबह वो अभी तक सो रही थी जब दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक होने लगी। इसने दरवाज़ा खोल के देखा तो सामने तालिया बेगम खड़ी हुई थी। एकदम से इसके बाजू से पकड़ के जोरदार तमाचा इसके मुंह पर रसीद किया। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा चला गया मनहूस। जब से इस घर में आई हो पता नहीं क्या मनहूसियत फैलाई हुई है। गुस्से में चिल्लाते हुए बोली और वो फिर से सहम गई। इसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ मंडलाने लगा था। वो रोते हुए कहने लगी, हुमानी जान, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? मेरी क्या गलती है? वो रोते हुए बोली, मगर इसकी बात कोई ना सुनी। वक्त गुजरने लगा था। वो तो न्यूयॉर्क चला गया था ऐसे छोड़ के, और पीछे इस पर क्या क़यामत गुजर रही थी ये से वही जानती थी। कासिम इसे अजीब निगाहों से देखता था और वो कासिम की निगाहों का मफहूम अच्छी तरह समझ गई थी कि वो इससे क्या कहना चाहता है। वो कासिम से दूर दूर रहती थी, कोशिश करती थी कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके अपने कमरे में आ जाए। आधी रात का वक्त था। इससे अपने वजूद पे चलती हुई उंगलियां महसूस हुई तो इसने एकदम से आंखें खोल कर देखा। कासिम इसके बेड के पास बैठा हुआ था। कासिम को देखते ही वो कहने लग गई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं। वो कासिम को वहाँ से जाने का कहने लगी, मगर अगले ही लम्हे कासिम ने जैसे ही बेबाकी से इसके चेहरे को छुआ तो वो इससे पीछे धक्का दे गई
खबरदार, जो आपने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की, आपको शर्म नहीं आती मेरे साथ ऐसी हरकतें करते हुए? वो रोते सिसकते हुए बोली। इसकी बात सुन के कासिम खूनख्वार निगाहों से इससे देखने लगा। वो जैसे जैसे इसके करीब आने लगा, वो एकदम से पीछे की तरफ धक्का देती बगैर दुपट्टे के कमरे से बाहर निकले। सीढ़ियां तेजी से उतरने लगी। इस लम्हे वली साहब घर में दाखिल हुए थे। वो रोते हुए जाके इनके सीने से लगी। मामू जान, कासिम मेरे साथ गलत हरकतें कर रहा है। वो रोते हुए इनको बताने लगी। इन्होंने खूनख्वार निगाहों से कासिम को देखा। एकदम से चलते हुए इसके पास आए, जोरदार तमाचा इसके मुंह पर रसीद किया। जो अभी ही काम से वापस आए थे, कासिम को नहीं मालूम था कि वो घर पर हैं या नहीं, मगर वो खूनख्वार निगाहों से अभी तक मनाहिल को देख रहा था, जो इनके सीने से लगी बहुत बुरी तरह रोए जा रही थी। इसे अलग करते हुए एक दफ़ा फिर से इन्होंने कासिम के मुंह पर तमाचा रसीद किया। शोर की आवाज़ सुन के तालिया बेगम भी आ गई थी और यूं नुली साहब को कासिम पे हाथ उठाता हुआ देख के वो दरमियान में आ गई और गुस्से में कहने लगी, क्या हो गए, पागल हो गए हैं क्या? इतने बड़े जवान बेटे पे हाथ उठा रहे हैं। देखो, इस जवान बेटे को अपने घर की इज्जत पर हाथ डाला है, अपनी भाभी पे गंदी नजर रखता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोले तो वो कहने लगा, बाबा जान झूठ बोल रही है ये। इसके चिल्लाने की आवाज़ आई थी, मैं कमरे में आया था तो वहाँ से एक लड़का भाग के जा रहा था। इसकी हकीकत जब मुझे पता चली तो इसने मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया। नहीं मामू जान, ये झूठ बोल रहा है। रोते हुए वो बोली तो तालिया बेगम गुस्से में कहने लगी, यही बदकार होगी अपनी माँ की तरह। बस कर दो तालिया, इन्होंने गुस्से में चलाते हुए कहा और रोते हुए वो बिल्कुल सहमी हुई थी। बेटा जाओ तुम अपने कमरे में और अपने कमरे को अच्छी तरह लॉक लगा के सो जाओ। इन्होंने गुस्से में कासिम को देखा। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती? अगर आज के बाद तुमने ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो मैंने जान निकाल लेनी है तुम्हारी। मैंने देखना नहीं है कि सामने मेरा सगा बेटा खड़ा हुआ है। तालिया बेगम गुस्से में कहने लगी, इस मनहूस की वजह से आप अपने बेटे पे हाथ उठाएंगे? इसकी माँ ने भी तो ऐसे ही किया था। आप लोगों की इज्जतों को खाक में मिला के अपने आश्रित के साथ रंगरलियां मनाने चली गई थी। इससे पहले कि तालिया बेगम मजीद कुछ बोलती तो जोरदार तमाचा इनके मुंह पर पड़ा और वो भी हैरत से अपने बाप को देखने लगा। हाथ से पहले कभी कासिम ने वली साहब को इतने ज़्यादा गुस्से में नहीं देखा था जितने वो आज गुस्से में थे। मम्मा कमरे में जाएं। वो नरमी से गोया हुआ, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ तुम दोनों माँ बेटा। ये कहते हुए वो स्टडी रूम की तरफ चले गए। बाहर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था और तालिया बेगम की आंखों में अब तो मज़ीद इस लड़की के लिए नफ़रत आने लगी थी। अगले दिन जैसे कासिम यूनिवर्सिटी के लिए चला गया, वली साहब ऑफिस के लिए चले गए तो वो कमरे में आई। वो बुखार में तप रही थी और सो रही थी। एकदम से आते ही इसके बालों से पकड़ के उठाया। तुम्हारी वजह से रात को मेरे शौहर ने जिंदगी में पहली दफ़ा मुझ पे हाथ उठाया। मनूस लड़की, वो इसे बुरी तरह से मारने लगी थी। ममानी जान, ये आप क्या कर रही हैं? वो कांपने लगी, मगर वो इस पे जुल्म और तशद्दुद कर रही थी। वो इसे वली साहब के सामने नहीं जाने देती थी। रात को भी वली साहब को कहती थी वो सो गई है, अब हम इसका ख्याल रखते हैं। मगर वली साहब को भला कहाँ इल्म था कि वो किस हालत से गुजर रही है। वक्त गुजरने लगा। इससे गए हुए 5 साल हो चुके थे और आज वो पूरे 5 साल बाद वापस आ रहा था। घर में मामूल से ज़्यादा चहल पहल थी। तालिया बेगम के तो हाथ पांव ही ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। आखिर 5 साल के बाद इनका बेटा वापस आ रहा था।
वो आईने के सामने खड़ी अपने आप को देख रही थी। अनगिनत आंसू इसकी आंखों से बहने लगे। आंखें बंद करती तो इसकी आंखों के सामने मोइस का चेहरा आने लग जाता, जो इसे अपने नाम लगा के यहाँ से हमेशा के लिए चला गया था। और आज वो 5 साल बाद आ रहा था। क्या इसकी जिंदगी से ये तकलीफें खत्म हो जाएंगी? वो यही सोचे जा रही थी। इसने अपने बाजुओं पे बने हुए निशानात को देखा। अभी वहीं पे खड़ी हुई थी जब तालिया बेगम कमरे में दाखिल हुई और गुस्से में कहने लगी, ये ज़रा अपने ज़ख्म मेरे बेटे से छुपा कर रखना, और मेरे बेटे को मेरे खिलाफ करने की या इसके आगे पीछे घूमने की कोशिश की तो एक बात याद रखना कि मैंने तुम्हारी जान निकाल लेनी है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली और उनकी बात सुन के वो निगाहें झुका गई। कहने लगी, मैं भला इनके आगे पीछे क्यों घूमूंगी? अगर घूमूं भी तो वो मेरे शौहर हैं। इनकी बात सुन के वो नरमी से गोई। इसकी बात सुन के वो गुस्से में कहने लगी, ज़्यादा बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कहते हुए वो पैर पटकती कमरे से बाहर चली गई। आज बैठ के हमारे साथ ही खाना खा लेना, वरना तुम्हारे इस शौहर को फिर ना कोई हमदर्दी तुमसे होने लग जाए। दोपहर का वक्त था जब वो आया था। लाउंज में बैठा सबके साथ बातें करने लगा हुआ था। जब वो चलते हुए इसके पास आई, इसे सलाम किया और वहीं सबके दरमियान में बैठ गई, मगर निगाहें झुकाए हुई खामोश चेहरे पर दुनिया जहान की उदासी और बरसों की वो थकी हुई लग रही थी। मगर इसने ज़्यादा गौर नहीं किया था। खाना खाते हुए भी इसने देखा नहीं था। मामा, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। वो मुकम्मल तौर पर इसे इग्नोर कर रहा था और वो इसकी एक निगाह की मुंतज़र थी कि वो इसके चेहरे पे बने हुए ज़ख्मों को देखे, इन ज़ख्मों पे अपनी मोहब्बत का मरहम लगाए। मगर इसे शायद ज़ख्म नज़र ही नहीं आए थे, क्योंकि इसने इनको अच्छी तरह छुपाया हुआ था। इस आए हुए भी 2 दिन हो चुके थे और वो 2 दिनों में अपना बिजनेस सेट करने में ही मसरूफ था। रात का वक्त था। वो इसके कमरे में गई, आहिस्तगी से इसके चेहरे को देखने लगी। वो बहुत हसीन था और अब तो इसके भी जज्बात बदलने लगे थे। जब निकाह हुआ था तब तो वो बच्ची थी। वो इसी इंतज़ार में थी कब वो वापस आएगा, कब इसकी ज़िंदगी में सुकून होगा। मगर इसके वापस आने के बाद भी इसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं था। इसने अपना कामता हुआ हाथ बढ़ा के इसके गाल को छुआ था। मुझे इस तकलीफ़ से निकाल लेना, वो कपकपाती हुई आवाज़ में बोली। तालिया बेगम दरवाजे के पास से गुजर रही थी। इसे इसके कमरे में देख के इनकी पेशानी पे बल नमूदार हुए। गुस्से में इसके बाजू से पकड़ के इसे बाहर ले गई। खबरदार, जो आज के बाद मेरे बेटे को मेरे खिलाफ करने की कोशिश की, वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली तो वो सहम गई। लाके इसे इसके कमरे में बंद कर दिया और कल सुबह भी इसे नहीं निकाला था। वो कहने लगा, मम्मा मैं जा रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए, तो 1 हफ्ते बाद ही मैं वापस आऊँगा। बस बिजनेस के सिलसिले में ये आखिरी टूर होगा। तालिया बेगम कहने लगी, बेटा ठीक से हमारे साथ तुमने वक्त भी नहीं गुजारा। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, मम्मा बस जब फ्री हो जाऊंगा सारा वक्त आप लोगों के लिए होगा। इसकी बात सुन के इन्होंने असबात में सर हिला दिया और तुम्हारे आने तक मैं इस आफत को तो इस घर से निकाल दूंगी। वो मुस्कुराते हुए सोचे जा रही थी और वो कमरे में आई और कहने लगी, अपना सामान बांधो और निकलती बनो यहाँ से। इनकी बात सुन के वो घबरा गई। मैं कहाँ जाऊंगी मोमानी जान, वो घबराते हुए बोली। इसकी बात सुन के इसके मुंह पे तमाचा रसीद किया और ना जाने क्यों आज इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। वो एकदम से चिल्लाई, बस कर दे मोमानी जान, कितनी मुझे तकलीफ़ पहुँचाएंगी आप। अगर दोबारा से मुझ पे हाथ उठाएं तो मैं बता रही हूँ मैं आपके ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवा दूँगी।
मैं आपकी हकीकत मामू जान को भी बता दूंगी। आप इस कदर नीच और गिरी हुई औरत हैं। इसकी बात सुन के इनको तो गुस्सा आ गया था। आज तो वली साहब भी घर पे नहीं थे और इससे अच्छा मौका मिल गया था। शाम हो रही थी, बाहर बादल थे, बारिश बहुत तेज बरस रही थी। वो इसे बुरी तरह मारने लगी। इसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें हवेली में गूंजती रहीं। इस इलाके लॉन में फेंक दिया था। वो बहुत बुरी हालत में लॉन में पड़ी हुई थी। इससे उठना मुश्किल हो गया था, इतनी शिद्दत से इसे मारा गया था। फौरन से इसे सीधा करता हुआ अपने बाजुओं में उठाया। मनाहिल, मनाहिल आंखें खोलो। वो मनाहिल को पुकारता हुआ इसे अपने कमरे में लेके आ गया, लाके इसे बेड पर लटाया, मगर इसका पूरा वजूद जख्मी लग रहा था। इसे उठाने की कोशिश करने लगा। मनाहिल को जब होश आई तो दर्द की वजह से इसकी सिसकियां निकल रही थीं। इसने मोइज़ की कमीज़ को अपने हाथों में दबोच लिया। मोइज़, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। मोइज़ जैसे इसने देखा तो इसकी नाजुक से हाथों पर भी बहुत बुरी तरह से जख्म लगाए गए थे, जलाया गया था। मेरा बच्चा, किससे इतना ज़्यादा मारा, बताओ मुझे। मोमानी जान, वो बामुश्किल बोल पा रही थी। मोमानी जान, वो मुझे मार देंगी, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाएं, मैं तकलीफ से गुजर रही हूँ। वो रोते हुए बोली। इसके पूरे वजूद पे इस कदर गहरे जख्म थे कि वो वहाँ पे इसे रख भी नहीं सकता था। इसे पहली दफ़ा एहसास हुआ था कि इसकी माँ ने तो हर हद पार कर दी थी। मेरा बच्चा, चलो मैं हॉस्पिटल लेके चलता हूँ अपने बच्चे को। मोहब्बत से वो बोल रहा था, इसे अपनायत का एहसास करवा रहा था। फौरन से बाहर लेके आया, लाकर इसे गाड़ी में बैठाया, मगर इसकी सिसकियां निकल रही थी। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रही थी। इसने जो शर्ट पहनी हुई थी, इसकी पुश्त पर हल्के हल्के अभी भी खून के दाग लगे हुए थे। वो इसे लेकर फौरन से हॉस्पिटल आया तो वो नीम बेहोशी की हालत में चली गई। वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जलन और जख्मों की तकलीफ इसे लेकर जैसे ही हॉस्पिटल आया तो डॉक्टर ने चेकअप करने से इनकार कर दिया। डॉक्टर कहने लगी, देखें, इन पर तशद्दुद किया गया है और ये सीधा पुलिस केस है, इसे हम ऐसे हाथ नहीं लगाएंगे, आप पहले पुलिस को बुलाएं। और ये सुन के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वो किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाता? अपनी माँ के खिलाफ। प्लीज़ आप इनका चेकअप तो करें, देखें तो सही वो तकलीफ से तड़प रही हैं। आप पहले पुलिस को बुलाएं, हम ऐसे केसेस लेते नहीं हैं। डॉक्टर की बात सुन के वो गुस्से में कहने लगा, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, मरीज तकलीफ से मर जाएगा और आप लोग कुछ करोगे नहीं। मोइज़ ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तो आप लोगों को ऐसे जुल्म करने से पहले सोचना चाहिए ना। डॉक्टर भी गुस्से में भड़क उठी थी और साथ ही डॉक्टर ने खुद ही पुलिस को कॉल कर दी और साथ ही इसका ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था। बहुत गहरे घाव थे, न जाने किस चीज़ से इतनी शिद्दत से इसे लगाए गए थे जख्म, और ऊपर से वो बारिश में ठंड में पड़ी रही थी, जिसकी वजह से मज़ीद इसकी कंडीशन ख़राब होने लगी। वो कॉरिडोर में बैठा हुआ था जब पुलिस वाले भी आ गए और इससे तफ्तीश करने लगे। लेडीज़ पुलिस अंदर की तरफ गई और इसकी हालत देखने लगी, इसका मुआयना करने लगी। लड़की बाहर आई और कहने लगी, सर, बहुत बुरी तरह से तशद्दुद किया गया है, इनके हाथों को जलाया गया है और इनकी कमर पर बहुत गहरे घाव हैं, जैसे किसी नोकीली चीज़ से इन्हें मारने की कोशिश की गई हो या इनकी जान लेने की कोशिश की गई हो। ये सरासर बहुत ज़्यादा जुल्म है सर, आप हमें बताएंगे ये सब कुछ किसने किया है? और वो कुछ भी नहीं बता रहा था। वो अपने हाथों में चेहरा गिराए बैठा हुआ था। वो बार बार इससे सवाल कर रहे थे, ओके, आप नहीं बताना चाहते तो हम पेशेंट का होश में आने का वेट कर लेते हैं, इसके बाद हम तफ्तीश करेंगे, ऐसे हम छोड़ने वाले तो नहीं हैं। लेडी पुलिस वाली सख्त लहजे में बोल रही थी और वो परेशान था। अगले लम्हे वो उठा और कहने लगा, ये सब कुछ मेरी माँ ने किया है। और ये सुन के वो हैरान हुए थे। वो अपने घर का एड्रेस भी बता चुका था और कहने लगा,
जब वो होश में आई तो आप इनसे मज़ीद पूछ लीजिएगा। इसके लहजे में एक अजीब सी सख्ती दर आई थी। इसके लफ्ज़ों में अपनी माँ के लिए नफ़रत थी, अपनी औलाद के लिए। अगर वो इतनी नरम दिल थी तो इस मासूम पर इतना जुल्म वो कैसे कर सकती थी? इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो बैठा हुआ था। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वहाँ पे वली साहब आ गए। इसने बाबा की तरफ देखा और कहने लगा, बाबा, आपने अच्छा अपनी भांजी का ख्याल रखा है। वैसे आपने इसे मुझे सौंपा था, लेकिन इसका ख्याल तो आपको रखना चाहिए था। इसकी आवाज़ भराई हुई थी। वली साहब इसे देखने लगे। चेहरे पे शर्मिंदगी छाई हुई थी। वो कैसी है? मौत के मुंह में पड़ी हुई है, दुआ करें बच जाए। वो सख्त लहजे में कहता हुआ दोबारा से वापस बैठ गया और बहुत ज़्यादा परेशान था। न जाने कितनी देर तक देखते रहे। डॉक्टर बार बार कह रही थी, लेकिन इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो रिकवर ही नहीं कर रही। इसने अपने बाबा की तरफ देखा और डॉक्टर को कहने लगा, वो ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर इसकी बात का मज़ीद कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चली गई। वो अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचे वहीं पे बैठा हुआ था। बाबा, मेरी गलती थी, काश मैं इसे ना छोड़ के जाता। इतना ज़्यादा वो बोझ बनी हुई थी आप लोगों पे, तो कम से कम बता देते आप लोग मुझे, मैं छोड़ के गया था ना। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। इसको कबूल करने के लिए आप तैयार नहीं थे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि इसके साथ इतना ज़्यादा जुल्म हो। वो खामोश हो गया था। तुम्हारी मामा को पुलिस पकड़ के ले गई है। हाँ, तो उन्होंने जो किया है उसकी ने सज़ा तो मिलेगी ना। ये कहते हुए वो दोबारा से बैठ गया था। वक्त गुजरने लगा। 1 हफ्ते बाद वो कुछ बेहतर हुई थी। इसे होश आई थी। वो आके इसके पास बैठा, इसके हाथ को देखने लगा जहाँ पे जख्म बने हुए थे। आहिस्तगी से इसके हाथ को पकड़ के अपने लबों से लगा लिया। वो आंखें बंद करके बहुत शिद्दत से रोने लगी। क्या हो गया? मैं आपके पास हूँ ना, अब आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। वो नरमी से बोला, मुझे आप वापस अपने घर ले जाए ना, फिर मोमानी जान मुझे मारेंगी। वो रोते हुए बोलने लगी। बहुत शिद्दत से वो रो रही थी। वो कहने लगा, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल रोना बंद करो। वो मोहब्बत भरे अंदाज में बोला और वो इसकी तरफ देखने लगी थी। आहिस्तगी से इसने उठने की कोशिश की तो वो इसके करीब होकर बैठ गया। मज़ीद 1 हफ्ते बाद वो वापस घर आ गई थी। इर्द गिर्द देखने लगी, कहने लगी, मोमानी जान कहाँ है? मुझे मोमानी जान से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इन्हें इस तशद्दुद की वजह से 2 साल की सज़ा हुई थी। हाँ, वो मुसलसल रोए जा रही थी। वो इसे सीने से लगाए बैठा हुआ था। रोना बंद करो ना मेरा बच्चा। वो जब वापस आएंगी वो फिर से मुझे डांटेंगी ना, वो फिर से मुझे ऐसे मारेंगी। मुझे आप छोड़ के मत जाना। वो इसके सीने में अपना मुंह छुपाते हुए बहुत बुरी तरह से रोए जा रही थी। वो इसे अपने सीने से लगाए हुए बैठा हुआ था। वक्त गुजरने लगा। 2 साल कैसे गुजरे पता भी न चला और वो रिहा होके वापस आ चुकी थी, मगर वो बिल्कुल खामोश रहती थी, जैसे इन्हें सबसे नफरत सी हो गई थी या क्या था वो खुद नहीं जानती थी। ज़्यादा वक्त वो अपने कमरे में गुजारती थी। रात गुजरने लगी। रात का न जाने कौन सा पहर था। इसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने मनाहिल सोफे पर बैठी हुई कोई किताब पढ़ने में मगन थी। जब वो चलती हुई इसके पास आई, अपनी मोमानी जान को अपने सामने खड़ा हुआ देख के वो डर गई। आंखें फाड़े इनकी तरफ देखने लगी। मोमानी जान आप? वो घबराते हुए बोली तो इनकी बात सुन के इसके करीब आने लगी तो इसे खौफ महसूस होने लगा। मोमानी जान, इसके लब कप आने लगे थे। वो लड़ने लगी थी। बहुत ज़्यादा इसे खौफ महसूस हो रहा था। वो आहिस्तगी से इसके करीब आकर बैठी, इसके कदमों में बैठ गई, इसके पाँव को पकड़ लिया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी। इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। वो बहुत शिद्दत से रो रही थी। तुम नहीं जानती मैं सबसे दूर रही हूँ। मैंने अपनी औलाद से दूर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अज़ियत तकलीफ़ से गुज़रती रही हूँ। मेरा बेटा शायद मुझे कभी माफ़ ना करे, क्योंकि वाकई में मैंने तुम पे जुल्म किया था, लेकिन तुम तो मुझे माफ़ कर दो। वो रोते हुए बोली। वो एकदम से पीछे हो गई। मोमानी जान, ये आप क्या कर रही हैं?
वो कपकपाती हुई आवाज में बोली। इतने में कमरे का दरवाजा खुला और मोइस कमरे में दाखिल हुआ और इन दोनों को यूं जमीन पर बैठा हुआ देख के वो परेशान हो गया। क्या हुआ बेटा? इससे बोलो ना, खुदा के लिए तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ मैं कभी जिंदगी में कुछ भी नहीं करूँगी। बहुत हमारी बदनामी हो गई है, बहुत कुछ मैं बर्दाश्त करके आई हूँ बेटा। मैं वादा करती हूँ मैं दोबारा कभी कुछ नहीं कहूँगी। इसके साथ तो क्या, मैं कभी किसी के साथ भी जुल्म नहीं करूँगी। और वो दोनों उठ गए थे। जब से वो जेल से वापस आई थी वो काफ़ी हद तक बदल गई थी। मैंने आपको माफ़ कर दिया था, वो घबराते हुए बोली। तो वो कहने लगा, मम्मा मैंने भी आपको माफ़ कर दिया था। उठे यहाँ से। इन्हें उठाता हुआ अपने सीने से लगा लिया। वो जैसे कमरे से बाहर गई तो वो इन्हें माफ़ कर चुका था। इनके जाने के बाद इसने रोती हुई मनाहिल को देखा, आहिस्तगी से इसके करीब हो गया। क्या तुमने वाकई में मम्मा को माफ़ कर दिया है? इसने निगाहें उठा के सामने बैठे हुए मोइस को देखा और इस बात में सर हिलाने लगी। इसकी आंखों में अनगिनत आंसू थे। वो आहिस्तगी से इसके करीब होता हुआ इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर के मोहब्बत भरा बोसा इसकी पेशानी पे दिया और कहने लगा, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करने लगा हूँ, कितना तुम्हें टूट के चाहने लगा हूँ। तुमने इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बावजूद भी मम्मा को माफ़ कर दिया। तुम सोच भी नहीं सकती मैं इस पर कितना ज़्यादा खुश हूँ। मैं मानता हूँ मम्मा ने जो कुछ किया था इनकी सज़ा इन्हें मिल चुकी है, लेकिन बस अब तुम ज़्यादा मत सोचना है इस बारे में। वो इस बात में सर हिलाने लगी। वो आहिस्तगी से इसे अपने करीब करता हुआ अपनी मजबूत बाहों के हिसार में ले गया। वो इसके सीने पे अपना सर टिकाए हुए अपनी आंखें बंद कर गई। मोइस कमरे से बाहर आ गया। कहने लगा, मामा मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, हाँ प्लीज़ ख्याल रखिएगा। ये कहता हुआ वो बाहर चला गया। इतनी रात को इसे जाता हुआ देख के इनके लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट बिखरी। वो एक कदम बढ़ाती कमरे की तरफ गई। आहिस्तगी से कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने मनाहिल सुकून की नींद सो रही थी। इनके लबों पे एक शैतानी मुस्कुराहट बिखर गई। तुम्हें क्या लगता था इतनी आसानी से मैं तुम्हें बख्श दूंगी? अपने बेटे की हमदर्दी को हासिल करने के लिए मैंने तुमसे माफ़ी तो मांग ली, लेकिन जो 2 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के जेल में गुजारे हैं इनका बदला मैं तुमसे लेने आई हूँ। अब चाहे मुझे फांसी की सज़ा हो, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए वो बिल्कुल इसके करीब आ गई। अगले ही लम्हे इन्होंने अपने हाथ में पकड़ी छुरी सीधा इसके दिल में मारी थी। वो अचानक होश में आ गई। इसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। आंखें फाड़े सामने खड़ी अपनी मुमानी जान को देखने लगी। इससे कुछ हो रहा था। हिचकियाँ इससे आ रही थी। इसी लम्हे पीछे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और आज फिर वो वैसे ही आ चुका था। अपनी माँ को देखने लगा जिनके हाथ पे खून लगा हुआ था और सामने मनाहिल को देखा। मनाहिल, वो चिल्लाते हुए फौरन से मनाहिल के पास आया। ऐसे अपने बाजुओं के हिसार में लिया। मनाहिल, मनाहिल आंखें खोलो मनाहिल। मनाहिल के सीने से बहता हुआ खून देख के वो परेशान हो गया था। फौरन से अपने बाजुओं में उठाता हुआ इसे लेकर हॉस्पिटल चला गया। वो पागल हो रहा था। मनाहिल इसके मुकम्मल तौर पर कपड़े खून से भर चुके थे। मनाहिल की हालत बहुत बुरी हो रही थी। साथ ही साथ इसने पुलिस को कॉल कर दी थी। इसे पहली दफ़ा एहसास हुआ था कि इसकी माँ तो गोया पागल हो चुकी है, जिसने इस मासूम को इतनी ज़्यादा अजियत और तकलीफ पहुँचाने की कोशिश की है। इसे लेके जैसे अस्पताल पहुँचा, डॉक्टर ने इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। वो कॉरिडोर में अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचे बैठा हुआ था। पागल हुए जा रहा था। बार बार डॉक्टर से पूछता था कि वो कैसी है, मगर डॉक्टर कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे। इसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। ब्लड भी इसका बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। चंद साल बाद, बाबा जान, बाबा को तंग मत करो। वो लॉन में खेलते हुए बासिल के पास गया और फौरन से इसे अपने बाजू में उठाता हुआ सीने से लगा गया। इतने में पीछे से मनाहिल आई और मुस्कुराते हुए कहने लगी,
तुम बाप बेटा यहाँ पे हो, मैं कब से तुम दोनों का डिनर पे इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ। चलो शाबाश बेटा, आप जाओ, हम आते हैं। ये कहते हुए इसने बासिल को अंदर की तरफ भेज दिया। बासिल भागता हुआ अंदर चला गया। वो एक एक कदम चलता मनाहिल के पास आया, एकदम से इसके बाजू से पकड़ के खींचा तो वो सीधा इसके सीने से आ लगी। इसकी कमर पे हाथ रखता हुआ कहने लगा, मैं सोच रहा हूँ बासिल तो अब काफ़ी बड़ा हो गया है, एक और बेबी कर लेना चाहिए। इसकी बात सुन के वो आंखें निकालने लगी। खबरदार, जो आप अभी आपने किसी और बेबी की बात की, आपको पता है ना मेरी हाउस जॉब चलेगी। वो मुंह बनाते हुए बोली। वो डॉक्टर बन चुकी थी। वो मुस्कुराते हुए इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ कहने लगा, तो क्या है, तुम्हारा तो एग्जाम भी चल रहे थे जब बासिल पैदा हुआ था। वो आंख का कोना दबाते हुए बोला, वो आपकी गलती थी। हाँ, मुझे अब एहसास होता है कितनी खूबसूरत मेरी गलती थी। बेगम, मेरी गलतियां तो होती खूबसूरत हैं। वो इसके कान में सरगोशियाना अंदाज में बोला तो इसके कान की लू को अपने दांतों तले दबा गया था। वो हंसते हुए इसे देखने लगी। अगले लम्हे इसके करीब होती अपना सर इसके सीने पे टिका गई और वो इसे अपने मजबूत बाजुओं के हसार में ले गया। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। मैंने तुम्हें मौत के मुंह से निकाला है, तो मेरी दुआओं का सलाओ। मैंने तुम्हारे लिए कितनी दुआएं की थी। वो मुस्कुराते हुए इसे कह रहा था। वो इसे देखने लगी। आज भी इसे कभी कभी बहुत ज़्यादा मसला बन जाता था, मगर वो इसके साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रही थी। इसकी माँ अपनी गुनाहों की सज़ा भुगत चुकी थी और वो एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे।